हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा आपका फिजिक्स टीचर आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में, जो कि लेक्चर है प्रकाशिक यंत्र यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो प्रकाशिक यंत्र है इसके बारे में हम कुछ लेक्चर्स पहले दे चुके हैं, जो कि आपको ब्लूप्रिंट डिजिटल के प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया है वो थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ। जैसे कि हमने उसमें सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब बनना देखा, तो सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है और आवर्धन किस प्रकार से होता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा आवर्धन किस प्रकार से होता है, वो जो है आपको फिगर के साथ समझाइए, उसके चित्र के साथ समझाइए। तो इसी प्रकार से दूरदर्शी पूछ लिया जाता है कि परावर्ती दूरदर्शी कैसी होती है, अपवर्ती दूरदर्शी कैसी होती है। तो उसमें किस प्रकार से आपको आप चित्र बनाओगे और उसका साथ में आवर्धन करोगे, वो उसमें पूछ लिया जाता है। तो एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो कि आपको आने चाहिए। आज हम बात करते हैं विभेदन क्षमता की। तो विभेदन क्षमता होती क्या है बच्चों? विभेदन क्षमता से तात्पर्य है प्रकाशिक यंत्र द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने से। जब कोई प्रकाशिक यंत्र किसी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो वो बिंदु वस्तु जो है वो तीक्ष्ण बिंदु के रूप में ना दिखाई दे करके वस्तु जो है वो बिंदु वस्तु जो है वो बिंदु वस्तु एक धब्बे के रूप में दिखाई देती है। जैसे कि हम किसी प्रकाश स्रोत को अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखें तो वो हमें बिल्कुल क्लियर उसकी प्रतिबिंब नहीं मिल पाती और वो क्या मिलती है, एक धब्बे के रूप में मिलती है। जैसे कि हम चंद्रमा को देखने का प्रयास करें या हम सूर्य को देखने का प्रयास करें अपनी दूरदर्शी वगैरह से, तो वो क्या करते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसका प्रतिबिंब नहीं बनाते, कुछ धुंधला धब्बे के रूप में प्रतिबिंब हमें मिलता है। तो उसे क्या कहते हैं, किसी बिंदु वस्तु का प्रकाशिक यंत्र द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब एक तीक्ष्ण बिंदु के रूप में प्राप्त न होकर एक धब्बे के रूप में प्राप्त होता है, जिसे उस बिंदु वस्तु का विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन प्रतिरूप। तो धब्बे के रूप में जब हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है किसी बिंदु वस्तु का, तो वो प्रतिरूप क्या कहलाएगा? वो विवर्तन प्रतिरूप कहलाएगा। इसे आप आगे चल के पढ़ोगे, यहाँ पे एक नाम आ चुका है तो आपके लिए ये शब्द जो है नया नहीं रहा। तो विवर्तन प्रतिरूप यानी कि डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न ही बनाया हुआ है। क्या बना हुआ? डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया हुआ है। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि प्रकाश जो है वो उसकी तरंग प्रकृति भी होती है। प्रकाश की क्या होती है? तरंग प्रकृति भी होती है। प्रकाश की दो प्रकार की प्रकृति बताई जाती है कि प्रकाश जो है वो कण के समान और तरंग के समान व्यवहार करता है। जैसे कि वो कण हो या फिर तरंग हो, तो दोनों के समान व्यवहार करता है। तो यहाँ पर कौन सी प्रकृति लग जाती है? तरंग प्रकृति। तो तरंग प्रकृति के कारण वो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाता है, विवर्तन प्रतिरूप यानी कि धब्बे के रूप में प्रतिबिंब बनाता है वो। तो बात करते हैं इस चित्र की। चित्र क्यों दिखाया गया है? विभेदन क्षमता में इससे आपको समझाऊंगा विभेदन क्षमता क्या होती है। तो मान लिया हमने दो बिंदु वस्तु मान ली और एक यहाँ पर कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मान लिया। फिलहाल तो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है आपको? उत्तल लेंस दिखाया हुआ है, परंतु आप इसे प्रकाशिक यंत्र भी समझ सकते हो, यानी कि कोई दूरदर्शी वगैरह भी आप समझ सकते हो इसे। तो जब इस प्रकाशिक यंत्र द्वारा इन बिंदुओं को, बिंदु वस्तुओं को जो कि दूर दूर है, ये बिंदु स्रोत भी आप इन्हें बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बिंदु स्रोत। ये क्या है? बिंदु स्रोत। बिंदु स्रोत होते हैं तो दो बिंदु स्रोत जिनके बीच की कुछ निश्चित दूरी रखी गई है, उनको जब इस प्रकाशिक यंत्र के द्वारा देखते हैं हम, तो इनके हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलते हैं जो कि कुछ दूरी पर होते हैं। और धब्बे के रूप में तो मिल ही रहे, डिफ्रैक्शन पैटर्न हम बोल ही रहे हैं इसको। इसके ये इसमें क्या लिखा होगा? प्रतिबिंब अलग अलग है। इस अभी भी प्रतिबिंब क्या है? अलग है। जब हम दूसरा पैटर्न देखते हैं तो इन बिंदु स्रोतों को पास पास लाया जाता है, इनको समीप लाया जाता है। तो समीप आ गए, इनकी दूरी घट गई बीच की। तो जब इनको प्रकाशिक यंत्र द्वारा देखा जाएगा तब भी ये जो चित्र है ये भी लगातार पास आ जाते हैं, यानी प्रतिबिंब जो होते हैं वो भी पास आ जाते हैं। तो अभी भी प्रतिबिंब क्या अलग अलग है, प्रतिबिंब ठीक अलग अलग हैं अभी। परंतु जब बिंदु स्रोतों को और पास लाया जाता, नजदीक लाया जाता है, तो ये
अब आपस में विलीन होते हुए दिखाई पड़ते हैं। विलीन होने का मतलब एक दूसरे में अति व्याप्त होते हुए, एक दूसरे के अंदर घुसते हुए, समाते हुए एक दूसरे के अंदर प्रतीत होते हैं ये। और जैसे ही बिंदु स्रोतों की दूरी और थोड़ी बहुत घटा देते हैं तो ये एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, यानी क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। अब क्या करेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या कर रहा है, प्रकाशिक यंत्र क्या कर रहा है, प्रकाशिक यंत्र अब इन दोनों अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख पा रहा, वो क्या कर रहा है, अब वो इन दोनों वस्तु को एक वस्तु के रूप में यहां पर देख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों, ये दोनों अभी भी दूर हैं और भी अभी यदि हल्का सा भी इसे और आगे करें तो ये तो इनके बीच में दूरी रहेगी, परंतु इनके बीच में दूरी खत्म हो जाती है, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। तो इसका मतलब प्रकाशिक यंत्र अब इन्हें नहीं देख पा रहा दो बिंदुओं के वस्तु के रूप में, ये अब एक बिंदु वस्तु के रूप में इसे देख पा रहा है। तो यही इसकी क्षमता कहलाती है कि जब तक भी ये दो बिंदु वस्तुओं के दो ही प्रतिबिंब बनाता है और एक ऐसा समय आ जाता है जब इनको और नजदीक लाने पर जब ये अति व्याप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसकी आपकी प्रकाशिक यंत्र की क्षमता है तो उनको केवल अलग, उनके प्रतिबिंब अलग देख पाने तक की ही क्षमता उसकी रहती है। तो इसके लिए इसकी जो है डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा क्या है, किसी प्रकाशिक यंत्र की दो बिंदु वस्तुओं, दो परस्पर निकट स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को, जो कि प्रतिबिंब वहां दिखाए गए, अलग अलग बना पाने की क्षमता को उस यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। यानी कि जहां तक ये प्रतिबिंब को अलग अलग दिखा सकता है वही उसकी विभेदन क्षमता है। जब ये दिखाना बंद कर देता है, उससे आगे ये नहीं बना पाता दो प्रतिबिंब, तो इसकी क्षमता बस वहीं तक होती है जहां तक ये उनको अलग अलग दिखा पाने में सक्षम है। तो इसकी ये विभेदन क्षमता कहलाती है। अब बात आती है कि जो हमारे सामने, हमारे प्रकाशिक यंत्र के सामने वस्तु रखी जाती है, वो वस्तुएं प्रकाशिक यंत्र के ऊपर कुछ कोण बनाती है। जैसे कि हमने दर्शन कोण पीछे लेक्चर्स में पढ़ा है, तो कुछ ना कुछ कोण बनाती है। तो इन बनने वाले कोणों के कारण ही इनके जो प्रतिबिंब है वो भी हमें अलग दिखाई देते हैं। परंतु जैसे ही हम इनको समीप लाते हैं तो कोण जो है घटने लगते हैं। क्या होते हैं, इनके समीप आने पर वस्तुओं के वो कोण घटने लगते हैं। जब ये दो वस्तुएं आपस में समीप आएंगी तो कोण भी क्या होगा, जो कोण बनेगा वो भी घट जाएगा। जैसे कि आप देख भी रहे हो, दो वस्तुएं हैं तो कोण क्या है, बड़ा बन रहा है। जब ये दोनों वस्तु पास आ गई तो कोण क्या है, छोटा हो गया, और जब पास आ गई तो ये और छोटा हो गया। तो जब कोण है ये छोटा होता जा रहा है, ठीक है, जब कोण ये लगातार छोटा होता जाता है तो इनके प्रतिबिंब भी एक दूसरे में विलीन होते हुए चले जाते हैं। तो एक कोण का ऐसा मान आ जाता है जब ये आपस में विलीन हो जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा कहते हैं, कि वो उतने कोण तक ही इनको अलग अलग दिखा सकता है जब कोण का मान उससे और ज्यादा कम हो जाता है। तो अब ये प्रतिबिंबों को अलग नहीं दिखा पाता, वस्तुओं को अलग नहीं दिखा पाता प्रतिबिंब के रूप में, और ये इनको एक धब्बे के रूप में, एक बिंदु वस्तु के रूप में ही दिखा पाता है। तो इसे क्या कहते हैं, विभेदन सीमा। यानी विभेदन सीमा का मतलब है रिजॉल्विंग लिमिट। तो ये क्या होती है, इसकी परिभाषा देखते हैं। दो परस्पर निकट स्थित वस्तुओं द्वारा किसी प्रकाशिक यंत्र पर बनाया गया वह न्यूनतम कोण बनाया गया, दो वस्तुओं द्वारा बनाया गया वह न्यूनतम कोण, जबकि प्रकाशिक यंत्र द्वारा बनाए गए इन वस्तुओं के प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई दें। यानी कि वह न्यूनतम कोण जब तक कि वे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं प्रतिबिंब, उसे प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा कहते हैं। प्रकाशिक यंत्र की वह विभेदन सीमा कहलाती है। तो ये इसकी विभेदन सीमा होती है। और जो विभेदन क्षमता होती है उसका सूत्र होता है विभेदन क्षमता बराबर 1/विभेदन सीमा। विभेदन सीमा, यदि विभेदन सीमा कम है तो विभेदन क्षमता ज्यादा होगी, और यदि विभेदन सीमा ज्यादा है तो विभेदन क्षमता कम होगी। ठीक है, तो विभेदन क्षमता, और कोई भी जो प्रकाशिक यंत्र होता है, चाहे वो दूरदर्शी हो चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो, यदि उसकी विभेदन क्षमता ज्यादा है तो ही वो अच्छा माना जाता है।
जितना ज्यादा उसकी विभेदन क्षमता होगी उतना ही जो है प्रकाशीय केंद्र अच्छा माना जाएगा, अच्छी क्वालिटी का कहा जाएगा। ठीक है, तो विभेदन क्षमता बराबर 1 बटे विभेदन सीमा। तो बच्चों अब बात करते हैं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता की। तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या आती है, इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो ये कहता है दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो पास रखी वस्तुएं, अभी मैंने वस्तु दिखाई दी आपको, तो दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो पास रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट बना पाने की क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता होती क्या है, तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बराबर जो होती है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता लैम्डा, लैम्डा क्या कहते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, यानी कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, दूरदर्शी विभेदन क्षमता डी के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। और डी क्या है, डी हमारा जो दूरदर्शी के अंदर हम अभिदृश्यक प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, अभिदृश्यक या तो हम लेंस प्रयुक्त करते हैं या फिर हम दर्पण प्रयुक्त करते हैं। तो लेंस या दर्पण का व्यास उसको हम डी से बताते हैं। तो डी के अनुक्रमानुपाती होती है और लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार विभेदन क्षमता क्या हो गई दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कितनी हो गई, बराबर 1 बटे विभेदन सीमा और गुणा, तो डी की क्या थी, ये अनुक्रमानुपाती थी, तो डी बटे लैम्डा। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता जो होती है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बराबर 1 बटे विभेदन सीमा गुणा डी बटे लैम्डा। और जो इस विभेदन सीमा का मान आता है निकलकर, जो कि प्रयोगों द्वारा निकाला गया है, वो आता है 1.22। ये इसका मान होता है विभेदन सीमा का, ये कोण हो गया हमारा, और ये आता है डी बटे 1.22 लैम्डा। और ये किस में आता है, ये रेडियन में, किस में आता है, रेडियन। विभेदन क्षमता किस में आती है, रेडियन के अंदर आती है। तो विभेदन क्षमता बराबर डी बटे 1.22 लैम्डा रेडियन। तो यदि हमें किसी यंत्र की, प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता बढ़ानी हो, क्या बढ़ानी हो, विभेदन क्षमता को बढ़ाना हो, तो हम क्या करेंगे, या तो लैम्डा बढ़ाने की सोचेंगे या डी बढ़ाने की सोचेंगे, एक ही सोचेंगे। लैम्डा तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, ये तो बढ़ ही नहीं सकती, कैसे बढ़ा दोगे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को, ये तो उसका भौतिक गुण है, ये सब बढ़ा ही नहीं सकते। तो किसे बढ़ाओगे, डी को, यानी कि इसके व्यास को। तो व्यास बढ़ाने का मतलब क्या है कि यदि लेंस आपने लिया तो लेंस का व्यास बढ़ा लो, और यदि लेंस नहीं लिया, क्या लिया है आपने, दर्पण लिया, तो दर्पण का व्यास बढ़ा लो, यानी कि उसका द्वारक बड़ा कर लो, यानी कि उतना ही बड़ा लेंस या उतना ही बड़ा दर्पण ले लो। परंतु जब हम लेंस बड़ा ले लेंगे तो उससे क्या होगा, उसमें वर्ण विपथन का दोष आ जाएगा, यानी कि जो उससे बनने वाले प्रतिबिंब है वो स्पष्ट नहीं बनेगा उतना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए, विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं जिसका डी यानी जी, उसका जो है व्यास बड़ा होता है, यानी कि बड़ा अवतल दर्पण हम प्रयोग करेंगे ताकि विभेदन क्षमता बढ़ जाए, ताकि डी बढ़ जाए और डी से क्या बढ़ जाए, विभेदन क्षमता बढ़ जाए। परंतु यदि हम अवतल दर्पण भी प्रयुक्त करते हैं
तो बड़ा, जितना बड़ा हम इसको लेने का प्रयास करेंगे उससे क्या होगा, इसमें गोलीय विघटन आ जाएगा, परंतु यहाँ क्या आ जाएगा, गोलीय विघटन का दोष आ जाएगा, गोलीय विघटन का दोष आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हमने अवतल दर्पण उत्तल लेंस के स्थान पर ले तो लिया, परंतु उत्तल लेंस में क्या था, गोलीय विघटन और वर्ण विघटन दोनों थे, तो हमने अवतल दर्पण का प्रयोग कर लिया। परंतु अवतल दर्पण भी यदि बड़ा लोगे तो उसमें भी गोलीय विघटन का दोष आ जाएगा। इस गोलीय विघटन के दोष को कम करने के लिए, यानी कि ताकि दोष ना हो, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, परवलयिक दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा निकाली जाती है। बच्चों, अब हम सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता देखते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी, जिस प्रकार हमने दूरदर्शी देखा, तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता और सीमा हमने बताई कैसे होती है, किस प्रकार से निकलती है, और विभेदन सीमा जितनी कम होती है प्रकाशिक यंत्र की, उतनी ही उसकी विभेदन क्षमता अधिक होती है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, सूक्ष्मदर्शी में भी। तो इसमें क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी की भी एक विभेदन सीमा होती है, और या फिर कह लीजिए विभेदन क्षमता होती है। सूक्ष्मदर्शी जो है जहां तक दो वस्तुओं को अलग अलग देख पाता है, तो उसकी वह क्षमता जो कहलाती है वो विभेदन क्षमता कहलाती है सूक्ष्मदर्शी की। और विभेदन सीमा जो होती है, विभेदन क्षमता क्या होती है इसकी, विभेदन क्षमता ये वही फिर दूरदर्शी की तरह होती है, 1/, विभेदन सीमा, विभेदन सीमा, यानी कि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये। और इस प्रकार जो विभेदन सीमा जो होती है इसकी, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा वो अनुक्रमानुपाती होती है लैम्डा के, जो प्रयुक्त प्रकाश है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। और ये मान लीजिए सूक्ष्मदर्शी है और इसका ये अभिदर्शक लेंस है, और वस्तु यहां पर रखी है इस जगह पर, तो वस्तु पर ये अभिदर्शक लेंस 2 अल्फा कोण बनाता है, अल्फा इधर से और अल्फा इधर से, तो 2 अल्फा कोण बनाता है। तो ये शंकु कोण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? शंकु कोण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो विभेदन सीमा कितनी होगी? प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अपॉन शंकु कोण होती है। और शंकु कोण क्या है हमारा? 2 अल्फा। तो विभेदन सीमा क्या हो गई? विभेदन सीमा प्रोपोर्शनल हो गई लैम्डा बटे 2 अल्फा के प्रोपोर्शनल हो जाती है इस प्रकार से। और जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो विभेदन सीमा क्या हो जाती है? इसकी चिन्ह हटाकर हमने बराबर आ गया, तो चिन्ह हटाने के साथ ही यहाँ पे 1.22 लैम्डा हो जाता है, और अल्फा की जगह हम साइन अल्फा रख लेते हैं। तो इस प्रकार विभेदन क्षमता, विभेदन सीमा सूक्ष्मदर्शी की निकाली जा सकती है। इसके साथ ही विभेदन क्षमता क्या होगी? 1 बटे विभेदन सीमा। तो विभेदन क्षमता बराबर 1 बटे विभेदन सीमा, और विभेदन सीमा क्या है? 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। तो इसको उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा? 2 साइन अल्फा बटे 1.22 लैम्डा, यानी कि इसकी उल्टी हो जाएगी। अब यदि लेंस और वस्तु के बीच में कोई पारदर्शी द्रव रखा हो, क्या रखा हो? पारदर्शी द्रव रखा हो, यानी कि जिसका कोई अपवर्तनांक n हो। तो हमने मान लिया कि इसके बीच में क्या है? n अपवर्तनांक का, इसके बीच में क्या है? n अपवर्तनांक का पारदर्शी द्रव रखा है, पारदर्शी द्रव है यहाँ पे कोई। तो जब n अपवर्तनांक का पारदर्शी द्रव रखा जाता है, तब इस स्थिति में विभेदन सीमा जो आ जाती है, जब इन दोनों के बीच पारदर्शी द्रव रखा जाता है तो विभेदन सीमा क्या आ जाएगी? तो विभेदन सीमा बदल जाएगी। अब विभेदन सीमा बराबर 1.22 लैम्डा बटे 2n साइन अल्फा। n कहाँ जाता है? यहाँ आ जाता है, यानी अपवर्तनांक यहाँ आ जाता है। इस प्रकार विभेदन क्षमता क्या हो जाएगी? विभेदन क्षमता इसकी उल्टी हो जाएगी। विभेदन क्षमता बराबर 2n साइन अल्फा बटे 1.22 लैम्डा। तो इस प्रकार ये हमारी विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता इस प्रकार से निकाली जा सकती है। तो आप एक चीज इसमें देख रहे होंगे कि इसमें लैम्डा प्रकाश का क्या है? तरंग दैर्घ्य, और अल्फा कोण है।
तो यदि हमें विभेदन क्षमता बढ़ानी हो या फिर विभेदन सीमा हमें कम करनी हो तो हम क्या करेंगे, n का कुछ ना कुछ मान लिया जा सकता है। यानी कि इस प्रयोग में यदि वस्तु कहाँ रखेंगे, वस्तु को यदि द्रव में रख दे, पारदर्शी द्रव में रख दे और सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो n बढ़ जाएगा। तो n के बढ़ने से क्या होगा, क्योंकि यदि वायु में रखोगे तो n क्या होता है वायु के लिए, n बराबर 1 होता है वायु के लिए। और जब कोई द्रव में रख दोगे तो द्रव में क्या होता है 1.33, मतलब जल की बात करो तो जल रख देते तो 1.33 यानी 1 से बढ़ गया। तो जब n बढ़ गया जल के लिए तो कोई और द्रव रखोगे तो वो और बढ़ जाएगा n। तो n के बढ़ने से विभेदन क्षमता भी बढ़ जाएगी और वो और ज्यादा क्षमता तक दो वस्तुओं को अलग अलग देख पाएगी। तो सूक्ष्मदर्शी को जो है वो हम क्यों प्रयोग करते हैं, बहुत अत्यंत छोटी सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उसमें हमें क्या चाहिए कि इसकी क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। तो ज्यादा होने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और n को हम बढ़ा सकते हैं। या फिर एक दूसरी स्थिति और आ सकती है इसमें, यदि हम लैम्डा जो होता है, क्या होता है लैम्डा होता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है और प्रकाश में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। तो 7 कलर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो मैंने बताया था आपको विविध इस तरह से होते हैं। और इसमें जो आर की जो लाल प्रकाश था इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी थी, 7500 एंगस्ट्रॉम, और जो इसकी तरंगदैर्घ्य थी वो कितनी थी, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो यदि हम लास्ट की कलर्स का यानी कि अंतिम कलर्स का प्रयोग करें, या जैसे कि इसका प्रयोग कर ले हम, तो लगभग जो होगी इसकी 4.5-5 के आसपास इसकी होती है। तो इस कलर का यानी नीले रंग का प्रकाश प्रयुक्त करें तो विभेदन क्षमता हमारी बढ़ जाएगी। यानी प्रकाश भी हम कलर्स के हिसाब से प्रयोग करें तो ये हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो अब बच्चों 2 अंकीय प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हैं, नोट किए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रकाशीय केंद्र की हमारी विभेदन क्षमता और सीमा चल रही है उन्हीं पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 50 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदर्शक लेंस वाले दूरदर्शी, अभिदर्शक लेंस का द्वारक कितना है दूरदर्शी के, 50 सेंटीमीटर की विभेदन सीमा कितनी होगी, और विदर्शक लेंस में जो प्रकाश पड़ रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो हम हल करते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर द्वारक के विदर्शक लेंस की विभेदन सीमा निकाले। तो द्वारक का व्यास कितना है, यानी कि d दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसे बदल दो किसमें, मीटर में। तो 50 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। यदि हम इसे 100 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये मीटर बन जाएगा। और 100 को जब हम ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -2। तो विभेदन सीमा क्या होगी दूरदर्शी की, विभेदन सीमा बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन d, 1.22 यानी 1.22। लैम्डा कितना है, लैम्डा दिया हुआ है इन्होंने 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को खोल दो मीटर में तो होता है 10 की पावर -10। ये मीटर बन गया यहाँ पे, और ये भी ऊपर भी मीटर आ गया और नीचे भी मीटर आ गया। d कितना है, 50 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। जब इसे आप भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा, भाग कर लेना आप, 1.404 10 की पावर -6। ये मीटर से मीटर भी कट जाएगा। और विभेदन सीमा किसके अंदर आती है, रेडियन में आती है। किसमें आती है, रेडियन में आती है। तो बच्चों अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम इसका चित्र बना लेते हैं। क्या इसमें कहा हुआ है पहले वो देख लें। एक व्यक्ति उससे 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित 2 खंभों को अलग अलग देखना चाहता है, यानी कि व्यक्ति की खंभों से दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। तो ऐसा संभव तो नहीं है कि 10 किलोमीटर से किसी वस्तु को देखा जा सके व्यक्ति की आंख द्वारा। केवल व्यक्ति अपनी आंख से ही देख ले, किसी प्रकाशीय केंद्र से तो देख सकता है, परंतु आंख से देख पाना संभव से नहीं है। परंतु क्योंकि प्रश्न है, प्रश्न का जैसा वो कहेगा हमें मानना पड़ेगा। तो ये कहता है व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित 2 खंभों को अलग अलग देखना चाहता है। तो 2 खंभे हमने देख लिए, जैसे कि यहाँ पे हमने कहा ये 2 खंभे हैं और व्यक्ति कहाँ है, इस प्रकार से यहाँ व्यक्ति है, ये 10 किलोमीटर की दूरी है। तो 10 किलोमीटर दूर व्यक्ति स्थित है यहाँ पे, और ये खंबे हैं, 2 खंबे, पहला खंबा और ये दूसरा। इन दोनों के बीच की दूरी हम x मान लेते हैं। और ये दोनों खंबे जो कोण बनाते हैं यहाँ पर, वो मान लिया हमने कि थीटा, यहाँ पे थीटा कोण बनाते हैं। ठीक है, तो खंभों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए, ताकि वे अलग अलग देखे जा सके व्यक्ति द्वारा।
तो हमने हल किया इसको, हल 2, माना खंभों के बीच की दूरी x है और खंभे क्या बनाते हैं, व्यक्ति के आंख पर थीटा कोण बनाते हैं। तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया, थीटा बराबर x, और इसे हम यदि d दूरी मान लें तो x बटे d, ये थीटा आ जाएगा, ठीक है, x बटा d थीटा आ गया। अब हम कहते हैं यहाँ पे ये किस में आ गया, रेडियन में, ये हमें रेडियन में आया, इसे हम डिग्री में बदलेंगे। डिग्री में बदलने के लिए हम 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे, x अपॉन डी, ये हमारा डिग्री में बदल गया। अभी किस बदल गया, डिग्री में बदल गया। पाई का मान रख दो तो थीटा बराबर क्या आ गया, 180 बटे 3.14 x अपॉन डी, ठीक है, और ये कितना आ गया, डिग्री आ गया। अब आप देख रहे हो थीटा क्या हो गया, x के प्रोपोर्शनल है, क्या है, थीटा प्रोपोर्शनल टू x हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। जब x है कि प्रोपोर्शनल थीटा है तो इसका मतलब यदि थीटा x कम होगा तो थीटा भी कम होगा, x कम होगा तो थीटा भी कम होगा। तो इसका मतलब यह है कि x को घटाने पर थीटा भी घट जाएगा। और ऐसा जो प्रकाशिक यंत्रों के मामले में ऐसा होता है कि दो वस्तुओं को अलग अलग यदि देखना है तो उनके ये जो उनके द्वारा आंख पर जो व्यक्ति की आंख पर जो बना कोण है वो भी कम से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, थीटा मिनिमम होना चाहिए। तो थीटा मिनिमम के लिए x मिनिमम होना चाहिए, और थीटा मिनिमम जो लिया जाता है, थीटा मिनिमम को हम 1/60 डिग्री मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 1/60 डिग्री, ये एक कोण मान लेते हैं डिग्री के अंदर, तो ये सबसे मिनिमम कोण माना जाता है, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, x भी जो हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, यानी कि x बराबर x मिनिमम हो जाएगा। तो इसको मान यहां रख दो, 1/60 यहां रख दो आप, तो थीटा की जगह क्या रखते हैं, 1/60 डिग्री बराबर यहां रख दो 180, x की जगह x मिनिमम आ गया बटा 3.14 डी, डी की जगह कितना है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर आपने ऐसे कैसे रख दिया, और x मिनिमम निकालोगे जब आप, x मिनिमम बराबर इन की गुणा हो जाएगी 3.14 गुणा 10 बटे 180 और गुणा 60, तो x मिनिमम ये निकल आएगा, जो कि आएगा 0.0029 किलोमीटर। और जब किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुणा कर देते हैं, 1000 से गुणा करो, इसकी कितना हो जाएगा 2.9 मीटर। ये कितना आ गया 2.9 मीटर, यानी कि खंभों के जो बीच की दूरी होनी चाहिए वो 2.9 मीटर होनी चाहिए, ताकि 10 किलोमीटर दूर व्यक्ति उसे अलग अलग देख सके। तो इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन हमारे हल हो जाते हैं। बच्चों एक छोटा सा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। जैसा कि नाम से इसका पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन तो सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पर प्रकाश के स्थान पर क्या कर लेते हैं, हम इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सूक्ष्मदर्शी प्रकाश प्रयुक्त कर लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में वस्तु को देखा जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का, जो हमारी प्रयोगशाला लैब्स जो होती हैं, जहां पर हम जीवाणुओं का परीक्षण करते हैं। जैसे कि किसी के ब्लड में कोई इन्फेक्शन है तो डॉक्टर क्या करता है, उसका ब्लड सैंपल कहता है कि ब्लड सैंपल से आप उसकी जांच कराइए। तो प्रयोगशाला में क्या होगा, लैब्स में क्या होता है कि ब्लड का सैंपल लिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा, और उसको एक स्लाइड के ऊपर उसकी 2-3 बूंद टपका करके उसको फिर सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा जाता है। तो वो कौन सी सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त की जाती है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो हमारा मकसद क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे कणों को भी हम अलग अलग देख पाए। कैसे देख पाए, अलग अलग देख पाए। यदि विभेदन जो क्षमता कम होगी सूक्ष्मदर्शी की, तो इसका मतलब हम उन जीवाणु को अलग अलग नहीं देख पाएंगे, जबकि जीवाणु को हमें अलग अलग देखना होता है कि किस प्रकार का इन्फेक्शन है। तो इस इन्फेक्शन को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। तो इसमें प्रकाश का प्रयोग नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग होता है। किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग होता है। यानी कि प्रकाश के स्थान पर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करते हैं। किसका करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करते हैं। जैसे कि प्रकाश में वस्तु हम रखते थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में वस्तु रखते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का जो फोकस किया जाता है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में किया जाता है। विद्युत
और चुंबकीय क्षेत्रों में इन इलेक्ट्रॉनों का फोकसन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों का फोकसन किया जाता है। अब आपको पता होगा कि जब विभेदन सीमा क्या होती है, विभेदन सीमा, विभेदन क्षमता जो होती है, विभेदन क्षमता कब ज्यादा होगी, जब लैम्डा जो होगा हमारा कम होगा। ये तो सूत्र होता है कि विभेदन सीमा क्या थी 1.22 लैम्डा अपॉन डी, और विभेदन क्षमता क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी कि लैम्डा जितना कम होगा उतनी ही विभेदन क्षमता ज्यादा होगी। तो विभेदन क्षमता की ज्यादा करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनों की जो तरंगदैर्घ्य होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो तरंगदैर्घ्य होता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यदि मैं इनके तरंगदैर्घ्य लैम्डा की बात करूं तो ये लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। जबकि प्रकाश यहाँ प्रयुक्त कर रहे थे हम सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में, क्या कर रहा था ना, प्रकाश, और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, लगभग यहाँ भी आपको दिखाई होगी 6000 थी यहाँ पे, तो लगभग 6000 5000 की कोटि की होती है। किसकी है ये, प्रकाश के लिए, ये प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश से ये 5000 गुना छोटी तरंगदैर्घ्य है, 5000 गुना छोटी। तो जब इतनी छोटी तरंगदैर्घ्य का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो विभेदन क्षमता बहुत बढ़ जाती है, यानी कि जीवाणुओं को हम संख्या में भी जीवाणु होते तो उनको अलग अलग देख पाते हैं इस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, और इस प्रकार से इन्फेक्शन की जांच बहुत अच्छी तरह से हो जाती है और जो है उसका मरीज का इलाज हो पाता है। तो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होती है। इसके बाद आती है आंख की विभेदन क्षमता। आंख की जो विभेदन क्षमता होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर भी, कि 1/60 डिग्री होती है इसकी। कितनी होती है विभेदन सीमा, आंख की जो विभेदन सीमा होती है, आंख की विभेदन सीमा भी कहलाती है, क्या कहलाती है, आंख की विभेदन सीमा। तो इसे आप याद रखना, विभेदन सीमा कितनी होती है आंख की। तो ये मैंने इसी आपको एग्जांपल में ही बता दिया कि 1/60 डिग्री ये विभेदन सीमा आपकी होती है, जो कि हमने मनुष्य अपनी आंख से देख रहा था तो उसके लिए हमने प्रयोग किया था। तो स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड द वीडियो, होप यू एंजॉयड द लेक्चर। तो यदि आप एंजॉय कर रहे हो लेक्चर को तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी आपको क्लिक करना है, ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स हमारे पहुंचते रहें। तो अब हम ये हमारा चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि चैप्टर होगा नेक्स्ट, यानी कि 6th नंबर का, छठे चैप्टर क्लास 12 पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को मिस ना करें बिल्कुल भी। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये लेक्चर्स में मैं इतना डिटेल में खोल कर बता रहा हूँ आपको कि किसी और लेक्चर्स में जो हम पढ़ाते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा। ये हमारा दावा है कि कोई डिटेल में इतना नहीं पढ़ाता, तो बहुत सारे क्वेश्चन उनकी वीडियो से लैक हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको इस तरह से पढ़ाया जा रहा है जैसे आप हमारी आंखों के सामने बैठे हों। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।